Hello students, welcome back. This is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to study about flowcharts and Fortran programming preliminaries in Physics Paper 1, Unit 1, BSc 3rd semester. Let us start today's lecture with flowcharts. A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm, workflow or process. हम ऑलरेडी एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं और एल्गोरिथम हमने डिफाइन किया था a sequence of steps written in easy language to solve a given problem. तो उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जब हम एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में एक डायग्राम की फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि हमें पूरा वर्क फ्लो दिखाता है, प्रोसेस कैसे कैसे चल रही है, पहले क्या स्टेप हुआ, उसके बाद क्या स्टेप फॉलो किया, देन दैट इज अ फ्लो चार्ट. The flowchart shows the steps as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrow. तो जब हम flowchart draw करते हैं, जो block diagram draw करते हैं जिसमें हमने problem solving के steps लिखे होते हैं, these boxes are of various shapes. Each shape has its own significance और उन सारे boxes को हम arrows की हेल्प से कनेक्ट करते चले जाते हैं और वो हमें डायग्राम पूरी प्रोसेस का फ्लो शो करता चला जाता है. This diagrammatic representation illustrates a solution model to a given problem. Flowcharts are used in analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields. So flow charts कई fields में use होते हैं. एकदम diagram की form में, ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में सारी प्रोसेस का वर्क फ्लो हमारे सामने पड़ा होता है. देखते ही हमें आइडिया हो जाता है. वी कैन एनालाइज द प्रॉब्लम को डिजाइन कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, वो सब हमारे सामने एक डायग्राम की फॉर्म में आ जाता है. Let us consider an example of a flow chart. Let us say हमारे पास दो नंबर्स हैं x and y. हमें उनका सम भी फाइंड आउट करना है x प्लस वाई और उनकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है. x प्लस वाई दो नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 2. So let us see how we make a flow chart. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बॉक्स लिखेंगे, ओवल बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे स्टार्ट. स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी इनपुट देखनी है, पता करना है कि हमें कौन कौन से वो नंबर दो दिए हुए हैं जिनकी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है. सो रीड x एंड y. नेक्स्ट स्टेप आया, इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है. सो वी फाइंड आउट द सम. लेट अस से सम इज इक्वल टू x प्लस y. सम ले लिया तो उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करनी है. हमें मालूम है एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय 2. सो लेट अस फाइंड आउट द एवरेज. और जब हमने सम भी ले लिया, एवरेज भी कैलकुलेट कर ली, तो फिर ये रिजल्ट हमने लिख के दिखाना है. सो राइट सम एंड एवरेज एंड उसके साथ ही हमारा काम खत्म हुआ. तो वी विल स्टॉप आवर फ्लो चार्ट. ये जो एक ब्लॉक डायग्राम आया, हर इंस्ट्रक्शन एक बॉक्स के अंदर लिखी हुई है और इन बॉक्सेस को हमने एरो से कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज अ फ्लो चार्ट. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, हर बॉक्स की एक पर्टिकुलर शेप है. यहाँ पे हमारे पास ओवल शेप बॉक्स दिख रहा है स्टार्ट और स्टॉप के लिए. हमें रीड और राइट यानी इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम्स दिख रहे हैं और जो हमने कंप्यूटेशन की, कैलकुलेशंस की, उनके लिए रेक्टेंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं. सो ईच शेप हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. Next we come to what are the symbols that we shall be using to draw flowcharts. सबसे पहले मैंने बताया ओवल शेप.
oval shape is known as a terminal, and this is used to indicate start, stop and end commands. एक फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, एंड करना है, उसके लिए हम ओवल शेप बॉक्सेस यूज करेंगे. जैसा कि मैं अभी कह के गई थी, इनपुट आउटपुट लिखने के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे और कैलकुलेशंस शो करने के लिए रेक्टेंगल शो करेंगे. कई बार हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां हमें किसी एक स्टेप पे जाके कोई डिसीजन लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, let us say we want to find out x और y में which number is the greater number and which number is the smaller. So एक क्वेश्चन आता है, is x greater than y? दो जवाब पॉसिबल हैं, yes और no. तो वहां एक हमें डिसीजन करना पड़ रहा है, दो हमें पॉसिबल जवाब कंसीडर करने हैं. सो ऐसे स्टेटमेंट के लिए फिर हम ये डायमंड सिंबल यूज करेंगे. दिस इज अनदर काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, बट इसको जैसे हमने शो किया है वैसे ड्रॉ करना है. उसके बाद लूप, अगर कोई प्रोसेस हमें बार बार परफॉर्म करनी है, बार बार एक ही काम अलग अलग नंबर से बार बार परफॉर्म करना है, तो उसके लिए फिर हम इस तरह का एक हेक्सागन बॉक्स ड्रॉ करते हैं. और अलग अलग बॉक्सेस को प्रोसेस का फ्लो दिखाने के लिए एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वी यूज एरोड लाइंस जिन्हें हम कहते हैं फ्लो लाइंस. कई बार प्रोग्राम लंबा होता है, फ्लो चार्ट लंबा होता है, हमने पेज में ऊपर से लिखना शुरू किया, पेज का बॉटम आ गया और हमारा फ्लो चार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमें पेज के दूसरे हिस्से पे लिखना पड़ेगा फ्लो चार्ट. तो उसके लिए फिर हम लाइन कनेक्टर ड्रॉ करते हैं. अगर हम सेम पेज पे दो अलग अलग हिस्सों में ड्रॉ कर रहे हैं फ्लो चार्ट, सो वी यूज अ सर्कल फॉर लाइन कनेक्टर. लेकिन हमारा पेज ही खत्म हो गया और हमें नेक्स्ट पन्ना पलट के नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ रहा है फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करने के लिए, फिर हम पेज कनेक्टर यूज करते हैं. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन, एरो जैसी शेप है इसकी. तो ये जो लाइन कनेक्टर है या पेज कनेक्टर है, ये एक गिवन पेज पे एंड में भी, और जहां से हम शुरू कर रहे हैं दोबारा ऊपर से, उसकी बिगिनिंग में भी हम इसको ड्रॉ करते हैं. सो दिस विल टेल अस कि ये प्रोग्राम नया नहीं शुरू हो रहा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट पीछे से कंटिन्यूड है. नेक्स्ट वी कम टू रूल्स फॉर ड्रॉइंग फ्लो चार्ट. As much as possible, there should be one entry point to each symbol, a must for decision box. हर बॉक्स के लिए एक एंट्री पॉइंट होता है, सिर्फ स्टार्ट को छोड़ के. That's why we have written as much as possible. सिर्फ सबसे पहले बॉक्स को छोड़ के बाद वाले हर बॉक्स में एंट्री पॉइंट होता है, यानी उसमें उससे पिछले वाले बॉक्स से प्रोसेस फ्लो करती आ रही है. And this entry point is a must for decision box. All symbols except decision box should have only one exit point. लास्ट वाला जो हम ड्रॉ करेंगे बॉक्स एंड के लिए, वहां कोई एग्जिट पॉइंट नहीं होता, बाकी सभी बॉक्सेस में एग्जिट पॉइंट होगा. सिर्फ डिसीजन बॉक्स में एक से ज्यादा एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जहां हम यस पूछेंगे, नो पूछेंगे या कोई और कंडीशंस कई सारी हमें सेटिस्फाई करवानी है, पता करनी है, तो उसमें से कई सारे एरोज निकल सकते हैं. बाकी हर सिंबल, हर बॉक्स में से एक एग्जिट पॉइंट होगा. Flow lines should never cross each other. Flow should be from top to bottom or from left to right. Every branch in decision box must be labeled and condition of decision making must be written within the box. डिसीजन बॉक्स की हर ब्रांच में हमें लिखना पड़ेगा कि वहां यस है, नो है, या x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है, और हमें जो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है वो बॉक्स के अंदर लिखनी चाहिए. The instructions should be written in symbols of flowchart in simple statements. The statements should be simple.
connector symbol should be used for a lengthy and complex flowchart. तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हमारा flowchart बहुत lengthy हो जाता है तो फिर वो एक से ज़्यादा पेजेस में फैलेगा, तो उसके लिए हमें प्रॉपर कनेक्टर सिंबल्स शो करने पड़ेंगे. आई विल एड दैट जो सिंबल्स हमने फ्लो चार्ट के यहाँ पढ़े हैं, वो देवर ओनली सम ऑफ द सिंबल्स. फ्लो चार्ट्स में बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं. जैसे जैसे फ्लो चार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, वी नीड मोर सिंबल्स, बट वी विल बी यूजिंग ओनली these सिंबल्स here in this chapter. Use of start and stop symbols is a must in a flow chart. तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट सिंबल यूज करना है. लास्ट वाला स्टेप जब हम कर चुके हैं तो उसके बाद हमें स्टॉप सिंबल यूज करना है. दिस इज कंपल्सरी. What are the advantages of using flowcharts? Flowcharts are a better way of communicating the logic of a system to all concerned or involved. Flowchart जो है, क्योंकि उसमें हम एक डायग्राम की फॉर्म में सारे स्टेप्स शो कर देते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम हम और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं. हमें एकदम से दिखाई पड़ता है कि प्रॉब्लम की वर्क प्रोसेस किस सीक्वेंस में चल रही है. सो इट्स एन एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम. With the help of flowchart, problem can be analyzed in more effective way, therefore reducing the cost and wastage of time. क्योंकि हमें डायग्राम की फॉर्म में हमारे सामने प्रॉब्लम पड़ी है, उसको हम ज्यादा इफेक्टिव वे से एनालाइज कर सकते हैं. एकदम से दिख जाता है कहाँ कहाँ किस स्टेप पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं पड़ता. सो देयरफॉर इट इज मोर इफेक्टिव. इट रिड्यूसेस wastage of time and cost. Then the flowchart offers proper documentation. Program flowcharts serve as a good program documentation. Documentation, किसी flowchart को हमने संभाल के रखना है तो हमें उसकी documentation करनी पड़ती है, which is needed for various purposes, making things more efficient. The flowcharts act as a guide or blueprint during the system's analysis and program development phase. जब हम कोडिंग करते हैं एल्गोरिथम यूज करके, तो एल्गोरिथम के साथ साथ अगर हम प्रोसेस का फ्लो चार्ट भी बना लें तो हमारा काम और आसान हो जाता है. इसी तरह एक बार हमने कोडिंग कर दी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया, तो फिर एरर हो सकती है प्रोग्राम में, जैसा कि हम पहले डिस्कस करके गए थे. तो उन एरर्स को रिमूव करने को हम डीबगिंग बोलते हैं. फ्लो चार्ट में हमें गलतियां ज्यादा आसानी से नजर आती हैं, सो इसलिए डीबगिंग भी आसान हो जाती है. The maintenance of operating program becomes easy with the help of flowchart. It helps the programmer to put efforts more efficiently on that part. Maintenance भी इसलिए आसान हो जाती है because सारी process, सारा sequence of events हमारे सामने diagram की form में पड़ी है. The flowcharts also have certain disadvantages. Sometimes the program logic is complicated, it is complex. In that case, the flowchart also becomes complex and clumsy. जब हमारा प्रोग्राम, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमारा फ्लोचार्ट बहुत फैल जाता है, क्लमजी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है ड्रॉ करने के लिए, और इसलिए वो हमें फिर हमारे लिए वो काम थोड़ा दूभर हो जाता है. This will become a pain for the user, resulting in a wastage of time and money trying to correct the problem. If alterations are required, the flowchart may require redrawing completely. कई बार क्या होता है, हमने बहुत लंबा चौड़ा flowchart ड्रॉ कर लिया, हमारी तरफ से वो ठीक था, बाद में हमें उसमें कोई गलती नजर आ गई हमें, या चेंज करना पड़ गया कुछ किसी भी वजह से, तो उसको सारा दोबारा बनाना पड़ेगा. सो दैट इज अ
There are no standards determining the amount of details to be included in a flowchart. Flowcharts draw करने की कोई standard process नहीं है. Symbols हमने पता कर लिए, पर उन symbols के अंदर, उन boxes के अंदर हमने कितना लिखना है, कितनी जानकारी देनी है, उसका कोई standard नहीं है. As the flowchart symbols cannot be typed, reproduction of flowchart becomes a problem. तो क्योंकि flowchart symbols को हम टाइप नहीं कर सकते, तो flowchart को अगर रिप्रोड्यूस करना हो तो वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है. We will consider another example of a flowchart. Let us say draw a flowchart to find the largest of three numbers A, B, C. हमें तीन numbers दिए हुए हैं A, B और C, और हमें ये ढूंढना है कि उनमें which number is the largest, सबसे बड़ा कौन सा है. So let us consider this flowchart. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. एज आई सेड, स्टार्ट वाला बॉक्स बनाना जरूरी है, और जो हमारी इनपुट है तीन नंबर्स ए बी सी, फिर उसके बाद हमने वो रीड करने हैं, इनपुट देनी है. सो पैरेललोग्राम में रीड ए बी सी. अब हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाने हैं, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है. लेट अस से सबसे पहला नंबर कंसीडर करते हैं ए. तो ये सबसे पहला नंबर हमने कंसीडर किया ए, और हमने एक डिसीजन बनाना है, क्या ए बी से बड़ा है. सो इज ए ग्रेटर देन बी. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां हम लिखेंगे यस. उसके बाद अगला सवाल आता है, इज ए ग्रेटर देन सी. अगर ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए इज द लार्जेस्ट नंबर. सो हम आउटपुट में दे देंगे यस लिख के, आउटपुट में दे देंगे print A. That means the answer is A. But if A is not greater than C, तो हम arrow line के पास लिखेंगे no, और B से A बड़ा था और A से C बड़ा हो गया, so answer आया print C. So in this case C is the largest number. On the other hand, if A is not greater than B, तो हमारा आंसर आया no. हमने फिर एक और एग्जिट पॉइंट लिया इस बॉक्स का और वहां लिखा no. So ए बी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स बी ए से बड़ा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी ग्रेटर देन सी. इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी ए से भी बड़ा था, बी सी से भी बड़ा है. सो दैट मीन्स बी इज द लार्जेस्ट नंबर. आउटपुट इज बी, प्रिंट बी. और अगर बी सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सी इज द लार्जेस्ट, बिकॉज बी is greater than A, but B is not greater than C, so C must be greater than B, so the answer is C. So इस तरह हमने A, B, C सारी conditions हमने यहाँ पे consider कर ली. A और B में कौन बड़ा है, A और C में कौन बड़ा है, B और C में कौन बड़ा है, and we get the output. And when we have finished solving the problem, we put a stop to this process. So this is a flow chart. हमारे सामने हमें सारी sequences लिखी हुई नजर आ रही हैं, so it's easy to understand. Now we come to what is a program. ये शब्द हमने कई बार बोल लिया, सुन लिया. अब हम जानना चाहेंगे प्रोग्राम क्या है. A program is a sequence of set of instructions written in programming language to solve a problem. Programming language जैसे कि C, C++, जावा, फोर्ट्रॉन, जो कि हमारा पर्पस है यहाँ पे स्टडी करने का. जब हम इनमें से किसी या किसी भी और कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दैट इज नोन एज अ प्रोग्राम. Programming language is a formal language which comprises of a set of instructions for computers used to produce various kinds of output. तो जो लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैंने अभी एग्जांपल दिए थे C, C++ and Fortran. The programming languages are divided into these categories. Programming language may be a low level language or a high level language. Low level languages
को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम दो पोर्शंस में स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in short LLL. A low level language is a programming language that deals with a computer's hardware components and constraints. It is the machine readable form of program. क्योंकि हमारा जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसकी जो हार्डवेयर है वो सर्किट की बनी हुई है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एंड सर्किट्स को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, मैंने पहले भी बताया था, whether the circuit is on or the circuit is off, either 0 or 1. So हमें कंप्यूटर में अपनी बात समझाने के लिए अल्टीमेटली प्रोग्राम जो है वो जीरोस और वंस की स्ट्रिंग्स में, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो दिस when a code is written in binaries, then it is a low level language. That means it is a language, it is a form of program which can be directly read by the machine. It is divided into two categories, as I said earlier, machine language and assembly language. Machine language is known as first generation language. A computer can understand machine language only, which is in the binary form, that is strings of zeros and ones. मैंने अभी बताया था, क्योंकि सर्किट को सिर्फ इतना पता है कि सर्किट ऑन है या सर्किट ऑफ है, so it can understand only different combinations of zeros and ones. Therefore, machine language, first generation language, is a code written in binary form. It is very difficult to learn and write a program in it. हर अल्फाबेट, हर कैरेक्टर के लिए बाइनरी कोड लिखना, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड उसमें प्रोग्राम लिखना लंबा चौड़ा और भी डिफिकल्ट काम है. Second type of low level language is assembly language. It is known as a second generation language. It consists of mnemonics, that is alphanumeric characters such as add, subtract के लिए sub, multiply के लिए mul and so on. So इसमें क्या है, हम काम मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान कर लेते हैं. जो फंक्शंस बार बार कंप्यूटर ने करने हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख के रख लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं निमोनिक्स. सो ऐड के लिए हम एक अलग बाइनरी कोड बना देते हैं, सब्ट्रैक्ट SUB के लिए हम एक अलग बाइनरी कोड बना देते हैं, एंड सो ऑन. So this is assembly language. These codes are easier to remember because अब इन codes के लिए हमने proper English words दे दिए हैं, हमें 0101 याद नहीं रखना पड़ता. Assembly language is different for different models of computers. जहाँ भी मैन्युफैक्चर होते हैं कंप्यूटर्स, ये वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह की असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड हमने कंप्यूटर बनाना है. Next we come to high level programming language, HLL. It is a programming language such as C, Fortran, C++, Pascal and many more that enable a programmer to write programs that are independent of a particular type of computer. As I said, assembly language डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर का कौन सा मॉडल है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मास्टर. हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो हर कंप्यूटर के लिए सेम होती हैं. दे आर independent of the type of computer and they are known as computer software. Such languages are considered high level because they are closer to human languages and further from machine languages. ये हाई लेवल की इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, क्लोजर टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. Next we are going to define different kinds of programs. First is
source program. Source program is a program written by the user in any programming language. Object program is the machine code produced after translating the source program into machine language program. So सबसे पहले जो user हम लोग program लिखेंगे वो किसी language में लिखेंगे, programming language में, then the computer converts into a machine code, so it becomes object program. जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है, it is known as object program. Compiler is a system software that translates the source program written in a programming language into the object program in machine language. So जो source program हमने लिखा था programming language में, object program जो है that is in machine language, तो ये काम जो part of the circuit करता है, जो software करती है, that is known as compiler. So compiler converts source program into object program. Assembler is a system software that translates the source program written in assembly language into the object program in machine language. तो अगर मशीन लैंग्वेज की बजाय असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है सोर्स प्रोग्राम, देन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नोन एज assembler. Now, what is compilation of HLL, high level program? Since a program in high level language is to be translated into machine language, which is known as compilation, this process is known as compilation, it is important to define a set of rules for writing instructions. These rules are known as syntax rules of the given language. जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने के लिए ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंटेक्स रूल्स. Various steps in compiling HLL program are as follows. When a source program in high-level language is fed to the computer, the compiler analyzes each instruction and then it detects whether any of the syntax rules is violated. जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसको रन करते हैं, तो कंपाइलर हर इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और डिटर्मिन करता है उसमें कोई सिंटेक्स रूल्स तो वायलेट नहीं हो रहे. अगर कोई एरर है तो हम कहते हैं प्रोग्राम में बग्स हैं, एरर मैसेजेस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाते हैं सो दैट उनको पढ़ के और हमें पता चल जाए हमारे प्रोग्राम में कहाँ गलती है और हम उसको ठीक कर लें. So these syntax errors are known as, these error messages are known as compile time errors. When there is no when there is no syntax error in the source program, it is translated into an equivalent object program which is executed by the computer. तो अगर कोई syntax error नहीं मिलती है या मिल गई थी और हमने सारी करेक्ट कर दी, debugging कर दी, तो फिर ये source program ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है. कंप्यूटर उस पे बेस्ड कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है. While execution, the program may behave abnormally because of some other error due to improper sequence of instructions or data. कई बार क्या होता है, सिंटेक्स एरर तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे लॉजिक में गड़बड़ हो गई, हमने इंस्ट्रक्शंस ऊपर नीचे लिख दी गलती से, तो ऐसे में द प्रोग्राम में बिहेव abnormally because there is something wrong with our program. So वो फिर से एरर हमें शो करेगा कंप्यूटर. These errors which appear during execution of a program are called runtime errors and these are printed out for the users to correct it. ये भी स्क्रीन पे runtime errors भी प्रिंट हो जाती हैं, उन्हें पढ़ के हम पता कर सकते हैं हमने अपने प्रोग्राम में, सीक्वेंस में, लॉजिक में या कोई भी और गलती कहाँ पे की है and we can correct it. Once the syntax and runtime errors are removed, the program may be executed in the computer to obtain the final results. तो जब सारी गलतियां ठीक हो जाती हैं, debugging हो जाती है completely, तो
प्रोग्राम पे बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट्स. दिस इज नोन एज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. The compiler cannot detect logical errors in program, so programmer has to take care of it. जब हमारे syntax error भी कोई नहीं है, सभी steps का sequence भी ठीक है, लेकिन मान लिया हमने फॉर्मूला ही गलत लगा रखा है तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा. तो ऐसे में इन ऐसी एरर्स को, लॉजिकल एरर्स को कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर सकता. वो प्रोग्रामर को ही देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम ठीक रिजल्ट दे. So that's all, students. We today studied flowcharts and Fortran language preliminaries. These are the frequently asked questions based on today's discussion. Please go through them. It was pleasure talking to you. Thank you so much. Have a nice day. We studied about flowcharts and program preliminaries in today's lecture in computer programming. Here are a few multiple choice questions on the topics that we have studied. Question number 1. Actual instructions in flowchart are represented in circles. Choice A. Choice B. Boxes. Choice C. Arrows. Choice D. Lines. Question number 2. Which box represents different options in a flowchart where a decision has to be taken? Choice A. Rectangle. B. Diamond. C. Circle. D. Parallelogram. Question number 3. It is a diagram that depicts the flow of a program. A. Algorithm. B. Flowchart. C. Graph. D. None of the above. Which one of these 4 or 3 choices represents the flow of a program? Question number 4. What is denoted by the following symbol in a flowchart? We have given a symbol here. It represents which of these? Choice A. Input or output. B. Flow. C. Terminal. D. Decision. Question number 5. A program that reads each of the instructions in mnemonic form and translates it into the machine language equivalent is called choice A. Machine language. B. Assembler. C. Interpreter. D. Compiler. Question number 6. A computer language which is written in binary codes is called A. Machine language. B. Basic. C. Fortran. D. Pascal. Question number 7. A program that translates the source program written in a programming language into object program in machine language is known as A. Machine language. B. Assembler. C. Interpreter. D. Compiler. Question number 8. The formal grammar rules governing the construction of a valid program are called A. Test case. B. Syntax. C. Program. D. Semantics. Here are a few long answer questions which are frequently asked in examination. Question number 1. Explain what do you mean by low level programming language, that is LLL, and high level programming language, that is HLL. Question number 2.
Define these terms: source program, object program, compiler, assembler. Also given at the bottom is answer key to multiple choice questions. Thank you so much. Have a nice day.